हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप लोग को पता है, उत्तर प्रदेश महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस टेस्ट की श्रृंखलाएं चल रही थी, जिसमें हम लोग अभी तक 43 टेस्ट कर चुके थे। आज हम लोग 44 नंबर का टेस्ट करेंगे। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में निर्धारित गतिविधियों को चलाने के लिए उपकेंद्रों और क्लिनिकों को व्यवस्थित करने में मुख्य विचार क्या है? बताइए आप लोग। किसके प्रबंधन में? स्वास्थ्य देखभाल के प्रबंधन में निर्धारित गतिविधियों को चलाने के लिए जो उपकेंद्रों को खोले गए हैं और क्लिनिक खोले गए हैं, उनको व्यवस्थित करने का मुख्य विचार पूछ रहा है। तो इसमें देखिए 3 दिया गया है, पढ़िए आप लोग। समुदाय की ज़रूरतों और संसाधनों का आकलन करना, उपकेंद्र और क्लिनिक संचालन के लिए एक रणनीति योजना विकसित करना। अगला कह रहा है, गुणवत्ता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? ए कह रहा है 1 और 3, बी कह रहा है 1, 2 और 3 और सी कह रहा है 2 और 3, डी कह रहा है 1 और 2। तो इसमें तीनों हो जाएगा, ठीक, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, ठीक, 1, 2 और 3, ये तीनों चीज़ ज़रूरी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रभावी व्यक्तिगत स्वच्छता प्रथाएं जैसे कि नियमित स्नान और संवारना मुख्य रूप से किसके द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन में योगदान करती है? बताइए। विशेष रूप से त्वचा रोगों की रोकथाम, किसी भी अन्य स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों की आवश्यकता को समाप्त करने हेतु, या सामाजिक रूप से स्वीकार उपस्थित सुनिश्चित करने, संक्रमण के जोखिम को कम करने और समग्र कल्याण को बढ़ाने हेतु। बताइए किस में योगदान करती हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, संक्रमण के जोखिम को कम करने और समग्र कल्याण को बढ़ाने हेतु, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, हेपेटाइटिस ए के संचरण का सबसे आम मार्ग पूछा है। बताइए आप लोग क्या होगा इसमें? यौन संपर्क, मल ओरल मार्ग, या रक्तदान, या वायुजनित श्वसन बूंदें? बताइए आप लोग। प्रश्न संख्या 3 में क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। देखिए, जो हेपेटाइटिस ए का सबसे आम संचरण मार्ग होता है वो मल मौखिक होता है। इसका तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के दूषित मल से या दूषित भोजन या पानी का सेवन करने से क्या हो जाता है? संक्रमित हो जाता है। इसके कुछ और भी कारण हैं संचरण के, हेपेटाइटिस ए के संचरण के, जैसे कि संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क में आना, ठीक, दवा की सुइयों का साझा करना, ये सब क्या हैं? इसके लक्षण हैं, इसके संचरण के कुछ माध्यम हैं, ठीक। इसके बचने के उपाय क्या हैं? हेपेटाइटिस ए, इसके बचने के जो उपाय हैं, जैसे कि टीका लगवाना, अच्छी स्वच्छता बनाए रखना, नियमित रूप से साबुन से हाथ धोना, कच्चे या बिना पके खाद्य पदार्थों से बचना, संक्रमित व्यक्ति के साथ बर्तन, कप और अन्य सामान का साझा न करना, ठीक। इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। और भी चीज़ें हैं, जैसे शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद डेटॉल या लिक्विड से हैंड वॉश करना, ठीक, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, 4 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रोटीन की अनुशंसित मात्रा लगभग कितनी होती है? बताइए। एक क्राइटेरिया दिया है 4 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, ठीक। बताइए इसमें क्या सही होगा? 4 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए प्रोटीन की अनुशंसित मात्रा तो कितना होगा प्रतिदिन?
प्रतिदिन 19 ग्राम। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक, देखिए अगर प्रश्न पूछे 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए प्रोटीन की मात्रा ग्राम में, तो 13 ग्राम। ठीक, अब यही अगर 4 से 9 वर्ष के बीच में पूछे तो 19 ग्राम। इन 9 से 13 वर्ष के बीच में पूछे तो 34 ग्राम, और 14 से 18 वर्ष की आयु में लगभग 46 ग्राम। ये सब याद रखिएगा, इतना आवश्यक होता है। ठीक, प्रतिदिन इतने इतने ग्राम आवश्यक होते हैं। प्रोटीन होते क्या हैं आप लोग ये जान लीजिए। देखिए अमीनो एसिड से बने बड़े और जटिल अणु होते हैं। कैसे अणु? बड़े और जटिल अणु होते हैं। किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से। ठीक, ये भी याद रखिएगा पॉइंट। प्रोटीन जो होता है शरीर के ऊतकों और अंगों की संरचना, कार्य और विनिमय के लिए जरूरी होता है। प्रोटीन किसके लिए जरूरी होता है? प्रोटीन जो है शरीर के ऊतकों और अंगों की संरचना, कार्य और विनिमय, ठीक, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। और क्या करता है प्रोटीन? मांसपेशियों की वृद्धि, ये भी याद रखिएगा। मांसपेशियों की वृद्धि और मरम्मत में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक, मरम्मत में सहायता करता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा प्रोटीन के संबंध में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नियमित नींद कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए सहित उचित नींद स्वच्छता सीमित लाभ वाली एक आधुनिक अवधारणा है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ावा देता है। अन्य स्वास्थ्य प्रथाओं की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य या कल्याण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बताइए आप लोग। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है नियमित नींद कार्यक्रम को बनाए रखने सहित उचित नींद जो स्वच्छता है, क्या होगा बताइए इसमें। तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ावा। ठीक, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है पेल्विस कितनी हड्डियों से बनी होती है? पेल्विस कितनी हड्डियों से बनी होती है? देखिए ये चित्र है पेल्विस का। इसे क्या कहते हैं? श्रोणि की हड्डी। इसे श्रोणि की हड्डी कहते हैं। ठीक, इसमें आप डायग्राम में देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कूल्हे की हड्डी बोलते हैं। ठीक, और ये जो भाग होता है कमर के पीछे का तिकोना हड्डी बोलते हैं। कमर के पीछे का तिकोना हड्डी। और ये क्या होता है? यहाँ होता है जांघ की हड्डी। ठीक, जांघ की हड्डी। प्यूबिस कहाँ होता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्यूबिस होता है यहाँ पे। और कोक्सिस जिसे पूंछ वाली हड्डी बोलते हैं, वो ये वाला पार्ट है। ठीक, आप लोग देखिएगा ये वाला पार्ट है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं। चलिए कमेंट में अपना राइट आंसर कीजिएगा, इसमें क्या सही होगा। ठीक, 6 नंबर में आप लोग बताइएगा क्या होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस स्थिति का इतिहास जो है एक्टोपिक गर्भावस्था के लिए जोखिम कारक है? बताइए। ए कह रहा है पेल्विक सूजन संबंधी रोग, बी कह रहा है हाइपरटेंशन, सी कह रहा है डायबिटीज,
मेलिटस ओर्डिकेरा अस्थमा। बताइए आप लोग क्या होगा इसमें। प्रश्न संख्या 7 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, इसके जो जोखिम कारक हैं इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे प्रजनन प्रक्रियाएं, ठीक, और उसके बाद ट्यूबल लिगेशन, ट्यूबल सर्जरी, धूम्रपान और पैल्विक या पेट की सर्जरी का हिस्ट्री। ठीक, ये सारी चीज़ें आ जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है काली खांसी के निदान के लिए एक निश्चित निदान पद्धति है। बताइए, सीरोलॉजिकल परीक्षण या पीसीआर, जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परीक्षण बोलते हैं। अगला है चेस्ट एक्सरे और अल्ट्रासाउंड। बताइए क्या हो जाएगा इसमें। तो प्रश्न संख्या 8 में क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। पूछा है काली खांसी के निदान के लिए एक निश्चित निदान पद्धति। देखिए पहले तो ये जान लीजिए आप लोग, काली खांसी एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है। ठीक, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करती है, प्रभावित करती है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक एक प्रकार का बैक्टीरिया के कारण होता है ये। ठीक, काली खांसी जो होता है, लिख लीजिएगा, बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। पर्टुसिस में तीव्र और अनियंत्रित खांसी होती है, जिसमें क्या होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक, देखिए जब कोई संक्रमित व्यक्ति, ठीक, जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो बीमारी का संचरण जो है श्वसन बूंदों के माध्यम से होता है, तो इसे संचारी बनाता है। ठीक, बैक्टीरिया जो है वायुमार्ग की परत से जुड़ जाते हैं, जिससे श्वसन पथ में सूजन और डैमेज हो जाता है। तो इसमें इसके निदान के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे बोलते हैं पीसीआर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है हैजा के संदिग्ध मामले के लिए प्रथम पंक्ति उपचार है। बताइए आप लोग, बताइए क्या होगा इसमें। हैजा के संदिग्ध मामले के लिए प्रथम पंक्ति उपचार, तो प्रश्न संख्या 9 में हो जाएगा ORS। ठीक, मौखिक। देखिए हैजा के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। हैजा क्या है, एक जल जनित रोग है। कैसा रोग है, जल जनित रोग है। एक ये पॉइंट याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है, हैजा जल जनित रोग है। ठीक, यह जो है कौन सा बैक्टीरिया, मुख्य रूप से विब्रियो कॉलरी स्ट्रेन 0.01 और 0139 एक बैक्टीरिया है, इसी के कारण क्या होता है, हैजा। इसको लिख लीजिएगा। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण में अत्यधिक पानी जैसा दस्त, उल्टी और पैर में ऐंठन। ठीक, पानी जैसा दस्त, उल्टी और पैर में ऐंठन, ये पॉइंट भी याद रखिएगा आप लोग, लक्षण भी पूछ सकता है। आइए इसके संचरण जानते हैं, फैलने का तरीका क्या है। किसी व्यक्ति को हैजा दूषित जल पीने अथवा भोजन खाने से हो सकता है। दूषित जल पीने से और दूषित भोजन खाने से। ठीक, इन सब कारणों से क्या होता है, हैजा। इसमें डी नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है एंजाइना से जुड़े सीने में दर्द के लिए नाइट्रोग्लिसरीन की अनुशंसित प्रारंभिक वयस्क खुराक। बताइए आप लोग क्या होगा इसमें। तो इसमें हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 में सी नंबर।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रकार के टीकाकरण में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने के लिए मारे गए या कमजोर रोगजनक को शामिल करना सम्मिलित है? बताइए। सक्रिय प्रतिरक्षण, हार्ड प्रतिरक्षण या निष्क्रिय प्रतिरक्षण या प्राकृतिक प्रतिरक्षण? प्रश्न संख्या 11 में हो जाएगा एक्टिव, ठीक, सक्रिय प्रतिरक्षण, ए नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य का एक सामाजिक निर्धारक है? बताइए। व्यक्तिगत जीवन शैली का विकल्प, रोगों के प्रति आनुवंशिक प्रवृत्ति, अगला है पर्यावरण में माइक्रोबियल एजेंट, और डी कह रहा है स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। बताइए आप लोग क्या होगा इसमें? प्रश्न संख्या 12 में हो जाएगा। देखिए, जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग है, इसमें स्वास्थ्य का एक सामाजिक निर्धारक जो होता है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच होता है, ठीक, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। अगला प्रश्न कह रहा है नवजात पुनर्जीवन में अंतःशिरा तरल पदार्थ देने का संकेत है? बताइए। प्रश्न संख्या 13 में, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बच्चे के जन्म के दौरान रिलैक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से पेल्विस के किस भाग को प्रभावित करता है? बताइए आप लोग, इसमें क्या हो जाएगा? प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक, प्यूबिक सिम्फिसिस, इसको क्या करता है? प्रभावित करता है। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पेल्विक फ्लोर में गहरी मांसपेशियों में से एक नहीं है? बताइए। पेल्विक फ्लोर की गहरी मांसपेशियों में से एक नहीं है। बताइए आप लोग, इसमें कौन सा है जो पेल्विक फ्लोर की गहरी मांसपेशियों में से नहीं है? प्रश्न संख्या 15। देखिए, इसमें 2 और 3 नहीं है, ठीक, एक तो है, तो 2 और 3 नहीं है, अर्थात ए नंबर सही हो जाएगा।